सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टोटल मेगा स्टार पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ में पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याओं का सिद्धीकरण। अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, तो मैथ का टॉपिक रहेगा हमारा अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। और अपरिमेय संख्याओं के सिद्धीकरण से पहले हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएँ। नंबर 1, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। और जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जिन्हें p/q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं होंगी। और जिन्हें नहीं लिख सकते, जिन्हें लिखना संभव नहीं हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं जैसे 2/3, 7/4, 3/1, 8 को लिख सकते हैं हम 8/1। तो इस तरह से ये परिमेय संख्याएं। और नंबर 2 पे देखेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखना संभव नहीं हो, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए √2, √3, √5। इसके अलावा 2/0, क्योंकि 0 का भाग हम कोई भी संख्या में देते हैं, इन्फिनेटिव अनंत, तो इन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 2 हैं, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं होता, इस वजह से इसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। उसी प्रकार 3 के भी पूरे वर्गमूल संभव नहीं है, 4 के भी पूरे वर्गमूल संभव नहीं है। तो ये सारी की सारी कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे ऐसी संख्याएं जिसका पूरा वर्गमूल करना संभव नहीं हो, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हम अपरिमेय संख्याओं का सिद्धीकरण पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किस प्रकार से करते हैं। और इस टॉपिक में से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है 4 साल से लगातार, सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय है। सिद्ध करने वाला सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, बोर्ड क्लास में 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध करो कि 2 + 3 √7 2 + 3 √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और उसे हमें सिद्ध करना होता है। और ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, संख्याएं चेंज कर देगा। और सिद्ध करने वाले सवालों को हम किस प्रकार से हल करते हैं ये देखेंगे। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिद्ध करने के लिए हमें क्या करेंगे, 3 पंक्तियाँ ऊपर हमें ऐसे कैसे याद रखनी है, सभी सवालों में काम आएंगी। केवल ये मान बदल जाएगा। 3 पंक्ति ऊपर और 3 पंक्ति हमें लास्ट में लिखना है। बीच में सिर्फ हमें पक्षांतरण करना है, कुछ नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल आसान प्रश्न होता है ये। 3 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ देते हैं मुश्किल प्रश्न समझ करके, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आज आपको बिल्कुल आसान लगेगा किस तरह से इसको हल करना है और कौन कौन सी बातें इसमें ध्यान रखनी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सिद्ध करने वाला सवाल है, ठीक है। 2 + 3 √7 हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या मानेंगे, इसको सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। तो जो 2 पंक्ति हमें ऊपर लिखनी है, सभी प्रश्नों में लिखनी है, कोई सा भी हो, सिद्ध करने वाला कोई सा भी सवाल आएगा, ऐसे के ऐसे जो पंक्तियां मैं लिख रहा हूँ वो सभी सवालों में लिखी जाएगी। चाहे कोई सा भी सवाल हो, सिद्ध करने वाला कोई सा भी सवाल आता है इस प्रकार का, तो हम 2 पंक्ति ऊपर 2 पंक्ति नीचे जो सभी में लिखी जाएगी वो हमें याद रखना है। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, माना हल कर रहे हैं हम, है ना, माना
2+3√7 एक परिमेय संख्या है। माना 2+3√7 एक परिमेय संख्या है। इसे हम सअभाज्य पूर्णांक संख्याएं सअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए व बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां b बराबर 0 नहीं है। b बराबर क्या नहीं है? 0, यानी बराबर के चिन्ह को काट दिया तो इसका मतलब है बराबर नहीं है। ये दो पंक्ति हमें प्रत्येक पर्सन में लिखनी है। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए √3+7 हो सकता है, 1/√2 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है। कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं दे सकता है, सिद्ध करवा सकता है। इसको ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे, क्या मानेंगे? माना जो भी दे रखा है पर्सन में, जिसको हमें सिद्ध करना है उसको मान लेंगे। माना 2+√3 एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या सिद्ध करवाएगा, हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे और आगे लिख देंगे। इसे हम सअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए और बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ बी किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। बी किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। बराबर के निशान को काटा गया है, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो ये दो पंक्ति प्रत्येक सिद्ध करने वाले सवाल में लिखी जाएगी। ऐसे कैसे, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। इसके आगे हमें क्या करना है, देखो यहाँ लिखेंगे अब हम अर्थार्थ। आगे हल करना है इसको, और हल करने के लिए हमें क्या करना है? ए व बी के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो यहाँ जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख देंगे यहाँ पे 2+3√7 और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगा करके लिख देंगे a/b। ऐसा हमें लिखना है। जो भी पर्सन सिद्ध करवा रहा है उसको यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे और बराबर में a/b लिख देंगे, a/b। तो 2+3√7 बराबर क्या हो जाएगा? a/b। अब इसमें करना क्या है? हमें इस सवाल में क्या करना होता है कि यहाँ पे ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। और ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। तो हमें क्या करना है? बाएं पक्ष में केवल रूट की संख्याएं रखनी है और बिना रूट वाली संख्याओं को दाएं पक्ष में ले जाना है, यानी दाएं पक्ष में भेजना है, पक्षांतरण करना है। तो इसका मतलब हमें कौन सी संख्या को आगे रखना है? सिर्फ √7 को आगे रखना है। तो 2 बिना रूट की संख्या है, ये दाएं पक्ष में चली जाएगी। 3 भी दाएं पक्ष में चला जाएगा। और जाते वक्त ये ध्यान रखना है, हम जैसे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में संख्याएं ले जा रहे हैं, विवर्तित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। माइनस की है तो पक्षांतरण करने पर प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की, गुणा है तो भाग में, भाग है तो गुणा में। ये हमें ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि हमें √7 को तो यहाँ पे यहीं पे रखना है, बाएं पक्ष में ही रखना है, बाकी सबको दाएं पक्ष में ले जाना है। पक्षांतरण के नियम हमें याद रखने हैं। तो इसको किस तरह से हल करना है? देखो सबसे पहले मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3√7 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर क्या है? पहले से ही a/b तो पहले से ही है। अब ये 2 किसका था? प्लस का 2 है, प्लस का 2 है। ये इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस का 2। अब 2 के नीचे हम मान सकते हैं 1, 2 के नीचे 1 मान सकते हैं। और ये अब इसका जोड़ बाकी हम करेंगे, तो एक स्टेप बढ़ाएंगे यहाँ पे 3√7 बराबर। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम इसका, b और 1 का लघुत्तम आएगा b और 1 का लघुत्तम क्या बना? b। और लघुत्तम लेकर के इसको हल करते हैं। जोड़ बाकी वाला सवाल हो गया ही। तो b का भाग b में जाएगा, b का भाग b में जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। भाई b का भाग b में 1 बार गया, और 1 को हम a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ऐसे कैसे माइनस लगा देंगे। आगे देखो, अब 1 का भाग हम b में देंगे,
इससे पहले b का भाग b में दिया तो एक बार गया, और एक को a से गुणा किया तो एक ए लिखो चाहे a लिखो, तो हमने a लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया। अब एक का भाग देंगे हम b में, तो एक का भाग b में जाएगा b बार, और b को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, यानी 2 से गुणा करेंगे। एक का भाग b में दिया b बार गया, b को 2 से गुणा किया तो 2b। ठीक है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अभी 3 हो रहा है, ये 3 के साथ रूट नहीं है तो ये भी इधर जाना चाहिए। अब 3 क्या हो रहा है यहाँ पे, गुणा, रूट 7 से 3 गुणा हो रहा है, और गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास रूट 7 बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3 है वो बटे में जाएगा, और बटे में पहले से ही क्या है, b पहले से ही बटे में है, भाग में पहले से ही b तो है, और ये 3 को इधर यहीं पे ले जाएंगे तो इसका मतलब ये 3 20 से जाके गुणा हो जाएगा, यानी 3 के पास लिख देंगे, यानी 3 20 से गुणा माना जाएगा। बटे में पहले से b है, और ये 3 भी बटे में जाएगा तो 3 भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 बटे में जाएगा तो 3 भी माना जाएगा। तो ये क्या क्या स्थिति बनेगी हमारी, a माइनस 2b और बटे में 3 भी, है ना, ये 3 भी बटे में चला गया। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि हमें सिर्फ रूट वाली संख्या को आगे रखना है, बिना रूट वाली संख्याओं का पक्षांतरण करना है, यानी बाएं पक्ष में केवल रूट वाली संख्या होनी चाहिए और दाएं पक्ष में केवल बिना रूट वाली संख्याएं होनी चाहिए। तो ये देखो ये स्थिति है या नहीं, यहाँ पे केवल रूट की संख्या है और ये सबकी सब कौन सी संख्या है, बिना रूट वाली संख्या है। बस हमें यही प्राप्त करना था, इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर 1, इसको कहा जाएगा समीकरण नंबर 1। बस समझ लीजिए हमारा जो जोड़ बाकी गुणा भाग करना था, यानी जो कैलकुलेशन हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब बस वापस जैसे हमने 2 पंक्ति ऊपर लिखी थी, अब 3 पंक्ति नीचे की किस प्रकार से लिखी जाएंगी वो लिखनी है, और इति सिद्धम, बस ये काम होता है 3 नंबर का जो हमेशा पूछा जाता है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 पंक्तियाँ और नीचे की लिखेंगे और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो सिद्ध करवा रहा है 2 + 3 रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जो प्रश्न में दिया गया है उसको परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय। तो लिख देंगे हम, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, उसका आगे लिखेंगे इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं a और b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां b किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ये तो प्रत्येक सवाल में लिखा जाएगा। उसके बाद हमें हल क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है, उसके लिए क्या लिखेंगे, जो भी दे रखा है उस प्रश्न को यहाँ पे अर्थात लगा कर यहाँ लिख देंगे और बराबर में लिख देंगे a/b। जिस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है, जिस चीज़ को हमें सिद्ध करना है उसके बराबर में a/b लिख देंगे। और आगे क्या काम करना है, आगे काम ये होगा कि बाएं पक्ष में केवल बिना रूट वाली संख्या होनी चाहिए। बाएं पक्ष में कौन सी संख्या होनी चाहिए, केवल रूट वाली, और बिना रूट वाली जितनी भी संख्याएं उनका पक्षांतरण करना है, दाएं पक्ष में ले जाना है उनको। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो 2 + 3 रूट 7 बराबर a/b लिखेंगे हम। तो यहाँ पे 2 को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी दाएं पक्ष में जाएगा 2 भी और 3 भी जाएगा, क्रम से हम ले जाएंगे। सबसे पहले हम 2 को ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 रूट 7, a/b पहले से ही था, a/b पहले से था, 2 इधर जाएगा तो प्लस का था, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो 2 के नीचे मैंने मान लिया 1। उसके बाद क्या करेंगे, b और 1 का लघुत्तम लेंगे, b और 1 का लघुत्तम आएगा b। ठीक है, b और 1 का लघुत्तम b आ गया, b का भाग b में जाएगा एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे तो a आएगा, माइनस की जगह माइनस, फिर 1 का भाग देंगे b में, कितनी बार जाएगा, b बार, और b को करेंगे हम 2 से गुणा तो 2 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 भी इधर जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 भी बिना रूट वाली संख्या है। हमें तो केवल रूट की संख्या रखनी है आगे, बाकी सभी का पक्षांतरण करना है। तो 3 भी इधर जाएगा। अब 3 यहाँ पे गुणा में, गुणा की संख्या बटे में जाती है, और बटे में पहले से क्या है, b पहले से ही है, तो ये 3 भी बटे में चला जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट 7 बराबर a - 2b बटे में 3b। ये हमारा प्रश्न तैयार हो गया, यानी इसका कैलकुलेशन हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया। यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना। अब नीचे की जो 2 पंक्तियाँ लिखी जाएंगी वो क्या लिखी जाएंगी, ये हमें ध्यान रखना है कि 2 पंक्ति सभी सवालों में यही लिखी जाएंगे। यहाँ बीच में सिर्फ कैलकुलेशन होगा, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में संख्याओं का क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे माइनस प्लस के चिन्हों का ध्यान रखते हुए, और हमें समीकरण 1 प्राप्त करेंगे। वो क्या होना चाहिए, बाएं पक्ष में केवल रूट की संख्या और बिना रूट वाली संख्या दाएं पक्ष में, और उसको कह देंगे हम समीकरण नंबर 1। और अब जो हमें 2-3 पंक्ति नीचे लिखनी है वो क्या लिखी जाएंगी, बस ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सवाल। तो देखिए क्या करना है,
अब लास्ट में नीचे 3 पंक्तियाँ 2 पंक्तियाँ जो लिखी जाएंगी वो ये लिखी जाएंगी समीकरण 1 से या समीकरण 1 में। समीकरण 1 में देखो दाएं पक्ष में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, ए बी दिख रहा है, 2 और 3 ये संख्याएं हमें दिखाई दे रही है, ए बी 2 और 3। तो माइनस का कह दो प्लस का, देखो ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, माइनस प्लस जीरो, माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं उसे पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, प्लस की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक संख्या है, जीरो भी पूर्णांक संख्याओं में शामिल होता है। तो पूर्णांक संख्याओं में माइनस प्लस सारी संख्याएं शामिल होती हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं, ए बी 2 और 3 ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 में ए बी -2 और 3 क्या क्या है यहाँ पे, ए है, बी है, माइनस का 2 है और 3 है, क्योंकि यहाँ पे बी हमने पहले ही शामिल कर लिया। ए बी -2 और 3 यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या है वहाँ पे दाएं पक्ष में, ए बी -2 और 3 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। समीकरण 1 में ए बी -2 और 3 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अतः ये सारा का सारा ऐसे कैसे लिख देंगे, अतः a -2b बटे में 3b, a -2b बटे में 3b ये सारा का सारा ठीक है, परिमेय संख्या। अतः a -2b बटे में 3b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सब की सब परिमेय संख्याएं भी होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं मानी जाती हैं। तो ये सब की सब यदि परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्याएं हैं तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो इसके बराबर कौन सी है, √7 भी इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, यानी इसको हमने परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया तो ये भी परिमेय हुई, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है, इसमें बराबर का चिन्ह है, ये परिमेय है तो फिर इसको भी परिमेय कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः ये a -2b बटे में 3 भी परिमेय संख्या है, इसलिए √7 भी एक परिमेय संख्या है। भाई a b -2 3 ये पूर्णांक संख्या है, इस वजह से ये परिमेय संख्या हो गई, और ये परिमेय संख्या है तो फिर ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों बराबर का चिन्ह बीच में, ये परिमेय संख्या हुई तो फिर ये भी परिमेय संख्या हुई। तो ये हमने लिख दिया, आता है a -2b बटे में 3 भी परिमेय संख्या है, इसलिए √7 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह विरोधाभास आगे लिखेंगे, लेकिन यह विरोधाभास है, क्योंकि लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि √7 तो क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जो भी हमें सिद्ध करना है, जो पर्सन में सिद्ध करवा रहा है उसको लिख देंगे इस प्रकार। क्या सिद्ध करना था हमें, 2 + 3 √7, इस प्रकार 2 + 3 √7 इसी को तो सिद्ध करना था हमें, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, यानी इस प्रकार सिद्ध होता है, इति सिद्धम। तो यहाँ पे ये 2-3 पंक्ति नीचे की ये हमें ध्यान रखनी है, जो प्रत्येक सवाल में लिखी
जाएगी। और इससे पहले शुरू में 2 पंक्ति लिखी थी वो बीच में हमें पक्षांतरण करना है और इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना है जो हमेशा 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न यानी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम देखते हैं इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे हमें सिद्ध करना हो 5 + 5 माइनस ले लेता हूँ 5 - 5 √5, इसको सिद्ध करना। सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न दे रखा हो एग्जाम्पल, हमें इस एग्जाम्पल को हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम 2 पंक्ति लिखेंगे जिस प्रकार से लिख रहे थे, सभी प्रत्येक सवाल में ये लिखा जाएगा, बीच में पक्षांतरण करेंगे, अंत में फिर वापस 3 पंक्तियाँ लिख देंगे, रीति सिद्धम लिख देंगे। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है और 3 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको, माना 2 पंक्ति हम लिखेंगे, देखो वही चीज़ लिख रहे हैं, माना जो प्रश्न में दे रखा है उसको मान लेंगे परिमेय संख्या 5 - 5 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे हम, अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है लेकिन परिमेय मानेंगे शुरू में। और फिर आगे लिखेंगे इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं, इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं a व b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a व b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां b किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। b बराबर का चिन्ह लगाया, काट दिया तो इसका मतलब बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। यानी b का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। यहाँ पे ये 2 पंक्तियाँ लिखी जाएंगी, उसके बाद हमें पक्षांतरण करना है। यहाँ लिखेंगे अर्थात किस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है, यानी जो दे रखा है ये वाला 5 - 5 √5 और बराबर में क्या मानेंगे हम, a/b लिख देंगे, बराबर में a/b। और अब वापस पक्षांतरण करेंगे, किस किस को दाएं पक्ष में ले जाना है, 5 को, और इस -5 को हमें ले जाना है दाएं पक्ष में। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 को, ये 5 किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -5 √5 बराबर a/b, माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया 5, इसके मान लें बटे में माना जाएगा 1, मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 5 √5 लिखेंगे, ऐसे कैसे, लघुत्तम लेंगे, b आएगा, लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे, b का भाग b में एक बार जाएगा, a से गुणा करेंगे तो a, ठीक है। फिर माइनस की जगह माइनस, 1 का भाग b में बार जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 5b हो जाएगा, ठीक है, 5b। एक स्टेप और बढ़ा देंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा √5। और ये माइनस का जो √5 है वो √5 से गुणा हो रहा था, ये गुणा है, माइनस का √5 बटे में जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में है, गुणा की संख्या बटे में जाएगी। तो यहाँ पे a - 5b बटे में क्या हो जाएगा, b पहले से ही है, अब ये माइनस का 5 भी नीचे चला जाएगा बटे में, तो ये बनेगा -5b। और इसी को कह सकते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, इसको क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1। और नीचे की लास्ट में जो 3 पंक्तियाँ हमें लिखनी हैं वो इसके आधार पर लिखनी हैं। क्या क्या लिखेंगे, a, b और -5, क्या क्या है इसमें, एक a है, b है और -5 है। a, b और -5 पूर्णांक संख्या है, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और ये पूर्णांक संख्या है तो फिर ये इसको क्या कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √5 भी है, इसको परिमेय संख्या कहा तो फिर ये भी परिमेय संख्या। लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि √5 तो क्या है, √5 तो अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जो भी हमें सिद्ध करना है वो लिख देंगे इस प्रकार, यह है अपरिमेय संख्या है। तो नीचे की 3 पंक्तियाँ जो लिखी जाएंगी वो देख लेते हैं।
इस समीकरण एक के आधार पर लिखा जाएगा। समीकरण एक में क्या क्या है, देखो ए बी है, माइनस का 5 यहाँ लिख दूंगा, ए बी और -5, ए बी और -5 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इस वजह से जो पूर्णांक संख्या हमने बता दी ये सारी की सारी पूर्णांक संख्या है, तो फिर इसका मतलब ये परिमेय संख्या मानी जाएगी। अतः a - 5b बटे में -5b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। और आगे लिखेंगे लेकिन यह विरोधाभास है, लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि √5 तो अपरिमेय संख्या है। रूट वाली संख्या इसके पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या मानी जाएगी ना। लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जो भी हमें सिद्ध करना है वो लिख देंगे। इस प्रकार क्या सिद्ध करना था हमें, इस प्रकार 5 - 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, यानी सिद्ध करने वाला कोई सा भी सवाल हो, ये 3 पंक्तियाँ नीचे वाली और 3 पंक्तियाँ ऊपर वाली, ये सभी में लिखी जाएंगी ऐसे कि ऐसे, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे जो सिद्ध करना है वो संख्याएं यहाँ पे लिखी जाती हैं, उसी के आधार पर हमें हल करना पड़ता है। और ये बिल्कुल आसान है। जो 3 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसका अगला टाइप का प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे सिद्ध करो या प्रमाणित करो, ऐसा भी हो सकता है। प्रमाणित करना, सिद्ध करना एक ही बात है। प्रश्न में लिखा हुआ हो सकता है प्रमाणित करो, या फिर लिखा हुआ हो सकता है सिद्ध करो। तो यहाँ पे प्रमाणित करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रमाणित करना है। प्रमाणित करो यानी सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। √5 वाला 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार पूछा गया था √3 का। तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि अकेली संख्या का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे √5, √2, √3, √7 है ना। तो √5 की जगह ये √2 भी दे सकता है। सेम इसी तरह से हल होगा, जो ये प्रश्न हल होगा उसी प्रकार से √2 का भी होगा। √3 भी हो सकता है इसकी जगह, या √7 भी हो सकता है। और √5 का और √3 का प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमें। बिल्कुल आसान है। देखो, प्रमाणित करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जिस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे उसी प्रकार से √2 का सिद्ध होगा, उसी प्रकार से √3 का सिद्ध होगा, और उसी प्रकार से √7 का सिद्ध होगा। तो यहाँ पे √5 की जगह ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, और ये भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ऐसे सवालों को किस तरह से हल करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम 2 पंक्ति जो सभी में लिखते आ रहे हैं, यानी सभी में लिखते हैं, वो इसमें भी लिखेंगे, और बीच में हमें पक्षांतरण करना है, और लास्ट में वही 3 पंक्ति लिखनी है, और हमारा सिद्ध हो गया। 3 नंबर का प्रश्न ये होता है जो बिल्कुल
नॉर्मल है, यानी 3 पंक्तियाँ नीचे की 2 पंक्तियाँ ऊपर की। अगर याद होगी तो समझ लो तुम्हारे 3 नंबर आ गए। तो यहाँ पे जो 2 पंक्तियाँ हमें लिखनी है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? √5 को हम परिमेय संख्या मानेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा रहा है, सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। और आगे लिखेंगे इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं, इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए और बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए और बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और आगे लिखेंगे जहां बी किसके बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, बराबर के निशान को काटा गया है, बी बराबर नहीं है किसके, 0 के। जहां बी बराबर 0 यानी बी नॉट इक्वल 0, बी 0 के बराबर नहीं है। और अब यहाँ पे हमें हल करना है इसको, यहाँ लिखेंगे भाई अर्थात, और जिसको हमें सिद्ध करना है वो लिख देंगे √5 बराबर क्या लिखूँगा मैं, a/b। अब देखो जो हमें सिद्ध करना होता है वो तो यहाँ पे पहले से ही दे रखा है। मैंने बताया कि आगे सिर्फ रूट की संख्या होनी चाहिए, यानी बाएं पक्ष में सिर्फ और सिर्फ रूट की संख्या रहे और दाएं पक्ष में बिना रूट वाली संख्या ही रहे। ऐसा काम हमें करना पड़ता है, इस तरह से हमें पक्षांतरण करना पड़ता है। तो इसमें तो पहले से ही √5 दे रखा है, रूट वाली संख्या पहले से ही आगे है और बिना रूट वाली संख्या दाएं पक्ष में है। लेकिन यहाँ पे इससे काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है वो देख, इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से सवाल अकेली संख्या का आ जाए, √5 का, √2 का, √3 का, √7 का। तो इसमें हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, और सवालों में हम डायरेक्ट पक्षांतरण कर रहे थे, तो यहाँ पे पक्षांतरण करने के लिए तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका मतलब √5 का भी वर्ग करेंगे और a/b का भी वर्ग करेंगे, दोनों के स्क्वायर लगा देंगे। इसका वर्ग खोलेंगे, देखिए रूट लगाया हुआ है और घात में 2 है, रूट और घात में 2 हो तो ये रूट हट जाता है, इसका मतलब इसका वर्ग होगा 5। √5 का स्क्वायर खोलते हैं, 5 आएगा किस तरह से, जैसे √5 को √5 से गुणा करेंगे, इसके ऊपर 2 घात है तो √5 गुणा √5 होगा। √5 को √5 से गुणा करने पर √25 बना, √25, और 25 का वर्गमूल कितना माना जाता है, 5। तो इस तरह से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई संख्या के ऊपर रूट लगाया हुआ हो, रूट हो और उसके ऊपर घात 2 हो, तो रूट के अंदर की संख्या ऐसे कैसे बाहर आ जाती है, वही संख्या उसकी मान होती है, मान होता है। तो यहाँ पे 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो a के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और b के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर ये स्क्वायर लगा देंगे। और अब क्या करेंगे, हम 5 के नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, 5 के नीचे मानेंगे 1 और वज्र गुणा करेंगे हम, 5 b स्क्वायर से गुणा होगा, 1 a स्क्वायर से गुणा होगा, तो b स्क्वायर को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5b स्क्वायर, और बराबर में क्या हो गया, 1 को a से गुणा किया तो a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5 को इधर दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर बटे में 5 गुणा में था, इधर जाके किस में चला गया, बटे में चला गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ b के ऊपर घात 2 है, इस घात 2 को हटाऊँ यानी b बराबर क्या बढ़ेगा, इस घात 2 को यानी स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाता है रूट। ठीक है, बाएं पक्ष का स्क्वायर हटाएंगे, दाएं पक्ष में क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे b बराबर लिख देंगे a स्क्वायर बटा 5 का क्या करना है, रूट करना है, रूट का निशान लग जाएगा। अब आगे देखें,
अब b बराबर क्या बनेगा, b बराबर बनेगा, देखो ए स्क्वायर का मतलब होता है a गुणा a। अब ए स्क्वायर का हम वर्गमूल करें तो a आ जाएगा, यानी a गुणा a है, a बार आ जाएगा, एक जोड़ा बार आ जाता है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल तो बन गया a। लेकिन 5 का वर्गमूल कितना होगा, 5 का पूरा पूरा वर्गमूल होता नहीं है, 5 का रूट नहीं ज्ञात कर सकते, पूरा पूरा रूट होता नहीं है, तो 5 के ऊपर तो ये रूट ऐसे कैसे रहेगा, 5 के ऊपर रूट हटेगा नहीं। ए स्क्वायर का रूट हट गया क्योंकि ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो गया, लेकिन 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, इस वजह से 5 के ऊपर तो ये रूट लगाया हुआ ही है। अब क्या करेंगे आगे, अब वापस वजर गुणा करें हम, बी के नीचे क्या मान लें, 1 मान लें, वापस वजर गुणा करें तो देखो क्या स्थिति बनेगी, ये बन जाएगा b√5 बराबर, है ना, b बाई √5 को b से गुणा करेंगे तो b√5 बराबर क्या बनेगा, a, b√5 बराबर a। और यहाँ पे यदि b को इधर लेके जाएं, √5 को आगे रखें, रूट वाली संख्या आगे रखेंगे, बिना रूट वाली संख्या को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो √5 बराबर बन जाएगा a, ये b गुणा में थे, गुणा की संख्या गाइस पे आ जाएगी बटे में, ठीक है, तो √5 बराबर हो जाएगा a बटा b। अब इसको कह सकते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। और समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए, √5 बराबर क्या है, a बटा b, और ये तो शुरू में ही था, ठीक है, √5 बराबर a बटा b, यानी वही संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये काम हमें करना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, ये सारे की सारी स्टेप हमें बतानी पड़ेगी। तो ये अकेला रूट वाली संख्या हो, अकेले √5 हो, √2 हो, √3 हो, √7 हो, तो इस तरह से हम हल करेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, और नीचे की 3 पंक्तियाँ लिखनी है, सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है, चाहे वो √5 का हो, √2 का हो, √3 का हो, √7 का हो। उसके लिए हमें क्या करना है, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे 3 का होता, √3 का होता तो यहाँ लिख देता माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे। उसके बाद इसे हम सहभाज्य पूर्णांक संख्या a और b के रूप में लिख सकते हैं, और b किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ये हमें सभी सवालों में लिखना है, इससे पहले भी हमने 2 सवाल हल किए, उसमें भी यही लिख रहे थे। उसके बाद क्या करना है, अर्थात, और जो हमें सिद्ध करना होता है उस सवाल को यहाँ पे लिख देंगे। √5 बराबर क्या करना है हमें, a बटा b। अब ऐसे सवाल जैसे मान लीजिए √5 का हो, √3 का हो, या √7 का हो, अकेली रूट की संख्या हो, उस ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 के ऊपर घात 2 लग जाएगी, और a बटा 2 के ऊपर भी घात 2 लग जाएगी। यहाँ पे 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 5 आएगा, यानी √5 का स्क्वायर खोलेंगे हम, रूट लगाया हुआ है, 2 घात है तो ये बचाएगा 5, इसके नीचे मान लेंगे हम a। इसका स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर खोला b स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे, b स्क्वायर को 5 से गुणा किया तो 5b स्क्वायर बराबर क्या बन गया, a स्क्वायर, यानी ये इससे गुणा हो गया, वज्र गुणा करना है हमें, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो 5 को b स्क्वायर से गुणा करने पर 5b स्क्वायर, और a स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, अब यहाँ पे ये 5 है ना, इधर जाके जाएगा तो बटे में चला जाएगा, गुणा की संख्या बटे में जाएगी तो b स्क्वायर बचेगा, इधर b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे में 5, a स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ पे अगर इसका घात 2 उठाएं, इसके ऊपर जो घात है, इस घात 2 को हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, दाएं पक्ष में रूट लग जाएगा। इस घात 2 को हटा देंगे, जैसे मान लीजिए हम b का मान ज्ञात करना चाहिए तो b बराबर क्या होगा, इसके ऊपर रूट लगा दो, तो ये a स्क्वायर बटे में 5 रूट लग जाएगा इसका। अब इसका रूट करेंगे तो a का तो रूट हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट तो क्या हो गया, a स्क्वायर का रूट तो a हो गया, लेकिन 5 का पूरा पूरा रूट होता नहीं है, इस वजह से 5 के ऊपर तो रूट ऐसे कैसे रहेगा। तो ये b बराबर क्या आ गया, a बटा √5। इसको वापस क्या करेंगे हम, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो √5 किससे गुणा होगा, b से, तो b√5 बनेगा, और बराबर में a गुणा होगा a से, तो ये a बनेगा, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे √5 को आगे रखें तो b इधर जाके कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा a बटा b, और इसी को हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ये वही स्थिति आ गई जो हमने शुरू किया था, ठीक है। अब इसके आगे हमें वही 3 पंक्तियाँ लिखनी हैं, यानी जो दाएं पक्ष में है क्या क्या है, a और b पूर्णांक संख्या है, a और b क्या है, पूर्णांक संख्या, ये लिखेंगे हम, a और b पूर्णांक संख्या है, तो a बटा b क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। और ये परिमेय संख्या है तो फिर ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, बराबर का चिन्ह है, इसको तुमने परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया तो फिर √5 भी परिमेय संख्या हुई। लेकिन √5 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है। इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं कि √5 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हम लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से
3 पंक्तियाँ जो सभी में हम लिख रहे थे इससे पहले वाले सवालों में, उसी प्रकार यहाँ भी हम लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में दाएं पक्ष में क्या है, ए और बी, सिर्फ ए और बी है, तो यहाँ लिख देंगे ए व बी। ए व बी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब ये पूर्णांक संख्या है तो फिर इसका मतलब ये परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अतः ए बटा बी परिमेय संख्या है। अतः ए बटा बी क्या है, परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या लिख देंगे। अब इसको तुमने परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया ए बटा बी को, तो फिर इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि ये भी इसके बराबर है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह विरोधाभास है। √5 तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, तो √5 परिमेय संख्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध होता है, लिख देंगे इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ इति सिद्धम सिद्ध करने वाले सवालों में इस तरह से हम लिखेंगे। तो देखो ये वही 3 पंक्तियाँ हैं जो सभी में लिख रहे हैं। लास्ट में 3 पंक्तियाँ ये लिखनी है, शुरू में 2 पंक्तियाँ लिखनी है, बीच में हमें पक्षांतरण करना है और सिद्ध करने वाला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे मान लीजिए बटे में बटा वाला सवाल हो, यानी सिद्ध करने वाला सवाल हो और बटे में संख्याएँ आ जाएँ, तो उसको कैसे हल करना है। जैसे मान लीजिए सवाल हो, सिद्ध करो या प्रमाणित करो कि 1/√2, 1/√2 बटे में भी हो सकता है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, तो हम तो शुरू से वही 2 पंक्तियाँ लिखेंगे, बीच में पक्षांतरण करेंगे, लास्ट में 3 पंक्तियाँ लिखेंगे और इति सिद्धम लिख देंगे, 3 नंबर पक्के। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल करेंगे सवाल को। माना जो हमें सिद्ध करना है उसको परिमेय संख्या मानेंगे, तो ये सिद्ध करना है, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाएगा, लेकिन हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या, शुरू में परिमेय संख्या मान करके इसको लिखेंगे हम। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आगे लिखेंगे, इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए व बी, इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए व बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जहाँ b का मान बराबर किसके नहीं है, 0 के। जहाँ b किसके बराबर नहीं है, बराबर के निशान को काट दिया, बराबर नहीं है किसके, 0 के। जहाँ b बराबर 0 नहीं है, ठीक है। ये 2 पंक्तियाँ प्रत्येक सवाल में लिखी जाएंगी जिसको हमें सिद्ध करना है। तो देखो ये 3 नंबर का जो प्रश्न है कई बार छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल आसान है। 2 पंक्तियाँ ऊपर की याद करो, बीच में पक्षांतरण करो, लास्ट में 3 पंक्तियाँ लिख दो, हमारा काम फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 2 पंक्तियों में, शुरू में लिखना है, माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसे हम सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं ए और बी के रूप में
लिख सकते हैं, ए और बी के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ बी किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें पक्षांतर करना है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात 1/√2, यहाँ लिखूँगा मैं 1/√2 और बराबर में क्या लिख दूँगा, a/b। 1/√2 बराबर क्या लिख दिया मैंने, a/b। और अब इसको क्या कर लेंगे, हम वज्र गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें तो रूट वाली संख्या को आगे रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक को इधर ले जाना है, केवल रूट वाली संख्या होनी चाहिए, तो एक इधर जाना चाहिए, और एक को इधर ले जाने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो a√2, a√2, ये √2 इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो a√2 बनेगा, बराबर में क्या हो गया, b, बराबर में b। वज्र गुणा कर रहे हैं, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो √2 को a से गुणा किया हो तो a√2 बना, या फिर इसको पहले इसको गुणा कर लो, ठीक है। इसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार देख लो। जैसे क्या था, 1/√2 बराबर क्या था, a/b। एक को b से गुणा करेंगे, b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1b बराबर क्या हो गया, √2a या a√2। भाई √2 को a से गुणा करेंगे, a√2 कह दो या a√2 कह दो, है ना। चलो ये हो गया, 1b बराबर क्या बना, a√2। और अब क्या करना है हमें, या कर लें हम, क्योंकि हमें रूट वाली संख्या तो आगे चाहिए, रूट वाली संख्या तो आगे चाहिए, बिना रूट वाली संख्या को इधर ले जाएंगे तो या कर देंगे। या का मतलब ये पूरी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दो, इस पूरी चीज़ को पीछे लिख दो, तो ये बनेगा a√2 बराबर क्या बन गया, b। एक भी लिखो चाहे b लिखो, और √2 बराबर क्या बनेगा, √2 बराबर बनेगा b/a। अब ये रूट वाली संख्या आगे है, ये बिना रूट वाली संख्या है, और वैसे के वैसे इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे, 3 लास्ट की तीनों पंक्तियाँ लिख देंगे। इस तरह से हल कर, क्या फिर डायरेक्ट करना चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो फिर से बता देता हूँ मैं दोबारा, ध्यान से देखिए। जैसा मान लीजिए ये हमें 1/√2 को सिद्ध करना है, किससे, a/b है, 1/√2 के बराबर है a/b, ठीक है। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, और वज्र गुणा मान लीजिए तुमने पहले इसको कर दिया तो इसको भी कर सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, इसको पहले गुणा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा a√2 बराबर में क्या आएगा, बराबर में b आएगा, ठीक है। और हमें तो रूट वाली संख्या को आगे रखना है, बिना रूट वाली संख्या पीछे चली जाएगी, दाएं पक्ष में चली जाएगी, तो यहाँ बचेगा √2 और बराबर में ये b, और a गुणा में थी, गुणा की संख्या बटे में जाएगी, तो ये बटे में चली जाएगी। अब देखो रूट वाली संख्या आगे है, बिना रूट वाली संख्या दाएं पक्ष में, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। तो किसी भी प्रकार से हल हम इसको कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, रूट वाली संख्या को आगे रखेंगे और बिना रूट वाली संख्या को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, और बस यही काम हमें करना है। उसी को समीकरण नंबर 1 कहेंगे, और समीकरण 1 के आधार पर हम नीचे की 3 पंक्तियाँ लिख देंगे और इति सिद्धम कह देंगे। तो देखा हमने, इसको वज्र गुण √2 को a से गुणा किया तो a√2 बना, 1 को b से गुणा किया तो b, एक भी लिख दो चाहे b लिख दो, और ये √2 बराबर, क्योंकि रूट की संख्या को हमें आगे रखना है, तो √2 को मैं आगे रख रहा हूँ, a को इधर ले जाऊँगा यानी दाएं पक्ष में जाएगा ये, तो a गुणा है यहाँ पे, कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो अब ये b/a हो गया, यहाँ पे कोई रूट की संख्या नहीं है, ये रूट की संख्या है, दाएं पक्ष में बिना रूट की संख्या, बाएं पक्ष में केवल रूट की संख्या, और इसी के आधार पर हम 3 पंक्तियाँ लिखेंगे, नीचे की 3 पंक्तियाँ लिखेंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा, यानी ये जो सिद्ध करने वाले सवाल बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो समीकरण क्या प्राप्त हुआ था हमारा, √2 बराबर b/a, ये समीकरण 1 आया था। इसी के आधार पर हम लिखेंगे, समीकरण 1 के आधार पर लिखेंगे, समीकरण 1 में या 1 से b और a है तो लिख सकते हैं a व b पूर्णांक संख्याएं, कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो क्या लिखेंगे, a व b पूर्णांक
संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या है तो फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए b बटा a परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः अब ये परिमेय संख्या है तो फिर ये भी परिमेय संख्या हुई। इसको हमने परिमेय संख्या बता दिया तो इसके बराबर ये भी है। अतः √2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन यह विरोधाभास है। लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √2 अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार एक बटा, जो हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? 1/√2। तो ये लिख देंगे इस प्रकार 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और इति सिद्धम इस तरह से हम सवाल कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। ये 3 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, लगातार 4 साल से पूछा जा रहा है, तो अब की बार भी पूछा जाएगा। बस हमें 2 पंक्ति ऊपर लिखनी है, बीच में पक्षांतरण करना है, लास्ट में वापस हमें 3 पंक्तियाँ लिखनी है और इति सिद्धम कर देना है। ये 3 नंबर का टॉपिक कंप्लीट तुम्हारा हो गया। बस वही 3 पंक्तियाँ, 3 पंक्ति ऊपर की याद कर लो, 3 पंक्ति नीचे की याद कर लो, बीच में पक्षांतरण कर दो। यानी बाएं पक्ष में कौन सी संख्या रखनी है? रूट वाली संख्या, और दाएं पक्ष में बिना रूट वाली संख्या है। उसके आधार पर समीकरण 1 बनेगा और समीकरण 1 से हम 3 पंक्तियाँ नीचे की लिख देंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगला पार्ट हम कर लेते हैं। थैंक यू। ओके।